हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। और क्योंकि केवीएस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ये जो वीडियो है स्पेशल ये बनाई है मैंने बेसिकली पीआरटीज के लिए। और पीआरटीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सीडीपी, जो कि अब आपका 60 मार्क्स का हो गया है। तो इसके सिलेबस डिस्कशन के लिए बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे, और क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं आ पाती हूँ और उसके कुछ रीजंस हैं। आई रियली वांट टू हेल्प यू ऑल, बट कुछ कारणों की वजह से आई एम नॉट रेगुलर। और लेकिन फिर भी एक सिलेबस पर वीडियो बना देती हूँ, उसके बाद देखते हैं किस तरह से टाइम जो चलता है उस अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी कराऊंगी। ठीक है, तो जो सीडीपी है, सीडीपी 60 नंबर का हो गया है पहले, जो कि आपका 20 मार्क्स का था। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो ये एक स्कोरिंग पार्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जो बच्चे ज्यादा सब्जेक्ट में अच्छे ना भी हों तो यहाँ पे एक स्कोर करने का उनके पास बेहतर तरीका होता है। क्योंकि जब आप डाइट या बीएड करके आते हैं तो सीडीपी आपने सबसे ज्यादा पढ़ी हुई होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट है कि इन 60 मार्क्स को कैसे आपको हासिल करना है ना। ये टारगेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्के तो वैसे आप हर किसी में मारेंगे, लेकिन स्टिल इसके सिलेबस को इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा चेंज हुआ है सिलेबस में। देखो, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है कि बिल्कुल बदल गया है, लेकिन यस सिलेबस में चेंज है। कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो कि नए हैं, और कुछ टॉपिक पुराने वाले ही हैं। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आज इस सिलेबस डिस्कशन में आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो भाई सब्जेक्ट स्पेसिफिक की भी बात नहीं करूंगी। ईवीएस की मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई थी पहले, जो बिल्कुल चेंज हो चुकी है ना। और ईवीएस में जो 5 थीम्स है आपकी, अब थीमेटिक वो लेकर आए हैं, क्योंकि एनसीएफ जिन 5 थीम्स की बात कर रहा है उन्हीं थीम्स को लेकर जो है ईवीएस का सिलेबस डिजाइन किया गया है। अंदर क्या है कुछ नहीं बताया गया है, बस 5 थीम्स के नाम जो है आपको दे दिए गए हैं, और उन थीमेटिक अप्रोच के साथ हमें ईवीएस पढ़नी है। ओके, चलो उस पर बात करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो सीडीपी रहेगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों का यही था कि मैम आप सिलेबस डिस्कशन करा दो, आप बता दो, तैयारी करवा दो। एंड मैं सबके मैसेजेस देख रही हूँ, बट टाइम का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो चलिए एक बार कोशिश करते हैं हम सारी चीजों को देखने की, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आपको थोड़ा सा एक पेशेंस के साथ इसको देखना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम बात करेंगे बेसिकली इस 60 मार्क्स की। ठीक है, तो है सबसे पहले है, देखो कुछ चीजें ना बिल्कुल सेम है पिछले वाली, इसमें ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं कि बिल्कुल चेंज हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, बेसिकली इस हेडलाइन के अंडर आपको सिलेबस दिया गया है कि एजुकेशन पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है और लीडरशिप पर, और इस बिहाफ पर आपको देखना है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो बेसिकली इसमें आपको लर्नर के बारे में सब कुछ पढ़ना है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा है, मैच्योरेशन है, डेवलपमेंट है। ये पहले भी था सिलेबस के अंदर, है ना, लेकिन इतना डिटेल्ड सिलेबस में आपको नहीं बताया गया था। अब प्रिंसिपल्स कौन कौन से डेवलपमेंट के हैं, डिबेट्स कौन कौन सी हुई है, ये सब है। आपके पास कोई भी नॉर्मल किताब हो, कोई भी आप साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं, आप भले एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, आप भले लोरा ई बर्क पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है लोरा ई बर्क में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस है। तो वहां से आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ क्या है, मैच्योरेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स कौन कौन से, यानी कि सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से विवाद हैं जो इस मुद्दे पर होते हैं, जैसे होता है नेचर वर्सेस नर्चर, इस तरह के डिबेट्स जो होते हैं। उसके बाद डेवलपमेंटल टास्क, मतलब हर एक डेवलपमेंट की स्टेज पे बच्चे के क्या क्या टास्क होते हैं। जैसे कि मान लीजिए चाइल्डहुड की स्टेज है, तो उस पे कौन कौन से डेवलपमेंटल विकासात्मक कार्य करता है बच्चा, या फिर कौन कौन से चैलेंज उसको मिलते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेस होती है उससे रिलेटेड है। ओके, तो कोई भी एक बेसिक बुक अगर आप साइकोलॉजी की उठाते हैं, चाहे आपके पास जो भी बुक है, उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ये डोमेन्स, फिजिकल डोमेन क्या है, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल, मोरल। इसमें देखो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव की बात करें, सोशल। फिजिकल में बेसिकली आपकी मोटर स्किल्स और इन सब चीजों की बात हो जाती है। कॉग्निटिव में आपको पियाजे की थ्योरी ये सब पढ़ना होता है। सोशल इमोशनल में आपको और भी, जैसे कि सोशल इमोशनल में कुछ इमोशनल पर्सपेक्टिव यहाँ पर आ जाता है, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव आ जाता है, तो कुछ थ्योरिस्ट को आप यहाँ भी पढ़ेंगे। फिर मोरल में आपको 2 थ्योरी पढ़नी है। फिर मोरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, मोरल रीजनिंग किस तरह से होती है, ये आपको पढ़ना है। डेविएशन इन डेवलपमेंट इन एंड इट्स इम्प्लीकेशन, तो नए नए वर्ड से ना आपको थोड़ा सा वो नहीं होना है कि कुछ डेवलपमेंट में डेविएशंस भी हमें देखने को मिलती है, जो हमें इन सब के कंटेक्स्ट में देखनी है। ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में, और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगी उस पर्टिकुलर चीज में, तो वो आपको पढ़ना है। तो देखो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो है ये भी आपको बेसिकली लोरा ई बर्क में मिल जाएंगे।
ठीक है, ये बुक क्योंकि ये मैंने पढ़ी हुई है इसलिए आपको बता रही हूँ, अदरवाइज तो कोई वो नहीं है। वैसे बुक बहुत महंगी है, कुछ बच्चे कहते हैं मैम इतनी महंगी बुक ले या नहीं। देखो इसका अगर हिंदी मीडियम में कोई सब्सिट्यूट होगा तो मैं जरूर बताती, लेकिन आपको एक जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं एक बार उसको स्टडी कर लीजिए कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक उसमें नहीं है और कौन कौन से हैं। ओके, फिर मैं बुक्स पर एक अलग से सोच रही हूँ कि थोड़ा 2-3 बुक्स को मैं देख के फिर आपके लिए बताऊंगी। ओके, फिर उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग। और हाँ, एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं आप, एनसीईआरटी 11th या 12th की उठा लीजिए, वहां पे कुछ ना कुछ टॉपिक्स इसके आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग अडोलोसेंस, अडोलोसेंस को स्पेशली यहाँ पे फोकस किया गया है। तो अडोलोसेंस से रिलेटेड जितने भी थिंकर्स ने बोला है, चाहे वो पियाजे हैं, चाहे वो फ्रायड है, या जो भी हैं, उनकी नीड्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, इंप्लीकेशंस क्या है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए, फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब है संस्थागत रूप से जितना जो सपोर्ट दिया जाता है, बेसिकली कम्युनिटी का रोल यहाँ पर क्या है, सोसाइटी का रोल यहाँ पर क्या है, स्कूल का रोल यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये सब चीज है। ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमें किस तरह से प्रोवाइड करना है, क्या नीड्स होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, और फिर हमें किस तरह से उस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में उन चीज को ढालना है। उसके बाद रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। प्राइमरी एक एजेंसी में आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स आ गए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये आई थिंक मैंने कोर्स के वीडियो में पहले पढ़ाया था, बट आई डोंट नो ये, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स है। अगर देखो गाइज, आई रियली वांट टू हेल्प यू ऑल, ठीक है ना, मैं कोई चार्ज करने वाली हूँ कि नहीं मैं कोई कोर्स बना रही हूँ मैं उसका चार्ज लूंगी, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा ना टाइम नहीं मिल रहा है, और मेरे को पता है कि ये सारी चीजें आती हैं और मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, बट इतना कम टाइम है कि आई कांट एक्सप्लेन यू, ठीक है। लेकिन फिर भी आई विल डेफिनेटली जो टॉपिक्स मुझे लगेंगे कि बिल्कुल ही बच्चों को कहीं से नहीं मिलेंगे, वो टॉपिक्स मैं आपको जरूर पढ़ाने की कोशिश करूंगी। एंश्योरिंग होम स्कूल कम्युनिटी जो भी है, बेसिकली यहाँ पे रोल ऑफ सोशलाइजेशन है, समाजीकरण। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एप्लीकेटिव बेसिस, ठीक है। इन एजेंसी के बारे में आपको सबको पता है कि प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, लेकिन इनके बारे में डीप नॉलेज आपसे पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्योंकि अब हमने लर्नर को पढ़ लिया है, लर्नर के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। अब कोशिश आती है ये कि भाई शिक्षण का जो प्रोसेस है, यानी कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज किस तरह की होनी चाहिए, उसके बारे में आप कितना जानते हैं। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, बिहेवियरिज्म आ गया आपका, जिसमें आपके स्किनर, पैवलोव ये सब आ जाएंगे। फिर कॉग्निटिविज्म, जिसमें आपके बेसिकली ब्रूनर भी हो सकते हैं, इसमें पियाजे भी हो जाएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म में पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों आ जाते हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू इम्प्लीकेशंस। अब आपने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन एजुकेशन में उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका रोल क्या है, कहां तक वो सही साबित हुए हैं, कहां तक वो रोल अप्लाई हो पा रहा है, वो इम्प्लीकेशन हमें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये जो पूरे कॉग्निटिविज्म और ये सब है, ये आपको एल ई बर्थ में भी मिलेगा, साथ ही साथ अनीता वुल्फोग में भी है, ठीक है। ये वाला जो इम्प्लीकेशन है इनकी पर्टिकुलर, वो दोनों बुक्स में है। फिर रोल ऑफ टीचर क्या है, रोल ऑफ लर्नर क्या है, ठीक है। नेचर क्या होता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे कि कोई सिचुएशन दे दी जाती है, फिर आपसे पूछा जाता है कि एज टीचर आप क्या करोगे, तो वो सारी चीजें इसमें आती है। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, किस तरह की टीचिंग मेथड्स, देखो इसमें भी टाइप्स होती है टीचिंग मेथड्स की, डिफरेंट थ्योरिस्ट ने अपने मेथड्स के बारे में बताया हुआ है, लेकिन हमें मेन मेथड्स को पढ़ना है, जैसे ह्यूरिस्टिक हो गया और ये सारी चीजें। फिर क्लासरूम एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा सा जनरल पार्ट है। जनरल मीन्स यहाँ से बहुत सारे एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना स्टडी किया है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर, ये सब चीजें। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन हो गया, पावर हो गया, इन सब की अंडरस्टैंडिंग। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन। एक और चीज, आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो बीएड की बुक्स में मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू स्टडी मोर तो आप बीएड की बुक्स को देख सकते हैं एक बार। मे बी आप इग्नू की ना देखें तो किसी और यूनिवर्सिटी की देख सकते हैं, क्योंकि इग्नू की थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है मुझे, कि उसमें थोड़ा सा कम लगता है। अदरवाइज आप वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की बीएड की बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आपको ना सोर्स बता रही हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, तो आपके शिक्षण को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, आप किस तरह से डिजाइन करेंगे। देखो ये स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस फॉर, अब इन पूरी थ्योरीज की स्पेशल रेफरेंस में इनकी इम्प्लीकेशंस पूछी गई। अब आपको वो जो फैक्टर लर्निंग पर इफेक्ट कर रहे हैं और उनके इम्प्लीकेशन इनके लिए क्या है, जो नीचे है वो पूछा गया है। तो सिलेबस को समझना जरूरी है, अगर आप वो समझेंगे नहीं तो फिर आप उसमें थोड़ा सा मार खा जाएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर। अब किसके लिए इम्प्लीकेशन, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डिजाइन करने के लिए, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज प्लान करने के लिए, लर्निंग स्पेस बनाने के लिए, स्कूल में प्लान करने के लिए, योजना बनाने और संगठित करने के लिए टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को,
अब देखो कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम। ठीक है, हिडन करिकुलम क्या होता है, ओवर्ट करिकुलम क्या होता है। हिडन करिकुलम के बारे में तो मैंने बहुत बार बात करी है अपनी वीडियोस में, अगर आपने साइकोलॉजी की वीडियोस देखी होंगी तो। ठीक है, तो हिडन करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर्ट करिकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स ऑफ करिकुलम के अंडर आता है। देखो करिकुलम वैसे तो 8 से 10 टाइप्स में डिफाइन हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ मेन होता है जिसमें ओवर्ट और हिडन, जैसे कोर करिकुलम हो गया, नल करिकुलम हो गया, ये सारे टाइप्स है करिकुलम की, तो वो आपको पढ़नी है। उसके बाद एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो हुआ है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि आपको पता है बाल वाटिका इसकी जो एनईपी में आया है उसकी वजह से ये ऐड हुआ है। जो ये एफएलएन मिशन है, इस पर एफएलएन मिशन पर बहुत सारी दीक्षा ट्रेनिंग हो चुकी है टीचर्स की, है ना। और इस ये जो है निपुण भारत जो है, निपुण भारत के अंडर जो है ये मिशन चलाया जा रहा है एफएलएन जो है, तो ये इसके साथ साथ आपको फिर निपुण भारत मिशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो चली थी, तो क्योंकि पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी आपका, यानी कि केवीएस का पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो ये उन्होंने डाला हुआ है। ओके, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अगर हम बात करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की, एक्सक्यूज मी कहाँ पहुंच गई मैं, यस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बढ़ाने का, जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में स्पीकिंग, राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीज कॉम्पिटेंसीज होती हैं। ठीक है, LSRW जो हम बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, कॉम्पिटेंसी होती है। तो इस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होनी चाहिए, ये ना एनईपी के कंसेप्ट है जो आपको मिलेंगे। फिर इंस्ट्रक्शन प्लान्स, ईयर प्लान्स, यूनिट प्लान और लेसन प्लान, इसमें ना कुछ थिंकर्स के मॉडल्स हैं लेसन प्लान्स के, तो वो आपको जरूर पढ़ने हैं। क्या पे सिर्फ आपने यूनिट प्लान कैसे बना लिया, लेसन प्लान कैसे बना लिया, ईयर प्लान कैसे बना लिया, इतना इनफ नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है, डिजाइन दिए हुए हैं प्रॉपर लेसन प्लान्स के, यूनिट प्लान्स के, कितने टाइप का लेसन प्लान होता है, कितने टाइप का यूनिट प्लान होता है, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रिसोर्सेज कौन कौन से आप यूज करेंगे, जो भी टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं। फिर आईसीटी, आईसीटी तो एक बहुत कॉमन टॉपिक है, पिछली बार भी था ये, इस बार भी है, तो जो कॉन्सेप्ट पहले के हैं वही इसके अंदर होंगे। फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा इसका मीनिंग क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कंसिडरिंग, प्लानिंग, ये सब कुछ। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें जो है एनसीएफ में भी आपको दी हुई हैं, अगर आप एनसीएफ पूरा पढ़ते हैं तो। इनहैंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, डायलॉग्स एज ए मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग है। तो ये जस्ट एक टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज की बात है। तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि हमने ईयर प्लान पढ़ लिया, यूनिट प्लान कैसे बनाते हैं, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, बस हो गया, नहीं, इनके डिजाइन भी पढ़ने पड़ेंगे, किस किस बंदे ने किस तरह का डिजाइन दिया हुआ है, ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि टाइप्स ऑफ लेसन प्लान और टाइप्स ऑफ यूनिट प्लान भी अकॉर्डिंगली थिंकर्स ने अपने दिए हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि एक अच्छा अनुकूल लर्निंग एनवायरनमेंट आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का कंसेप्ट बनाया गया है, बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट यहाँ पर आएगा। इसमें डाइवर्सिटी की, डिसेबिलिटी की, इंक्लूजन की आपको बात करनी है। इम्प्लीकेशंस क्या है, डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो नेचुरल है कि वो सोशल है, वो किस तरह से सोशल कंस्ट्रक्ट बना है। डिसेबिलिटी कितने तरह की है, इसमें आपका जो RT एक्ट है ये आपका इस ईयर, सॉरी गलत बोल गई मैं, RPWD एक्ट जो है आपका 2016 का है। इससे पहले भी आया था जिसमें आपकी आई थिंक 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी थी, लेकिन इस नए एक्ट में 21 तरह के डिसेबिलिटीज की बात करी गई है। तो उन सबको कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है, इंटरवेंशन करनी है, तो बेसिकली इन सब चीजों के बारे में बात है इसमें। ठीक है, मतलब बेसिकली वो डिसेबिलिटी वाला जो इंक्लूजन वाला था पूरा आपका यहाँ पर आ गया है। इसमें यस, इंक्लूजन में आप ये मत समझना सिर्फ इंक्लूजन को पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है, इंक्लूजन से कैसे वो अलग है। ठीक है, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे अपनानी है इंक्लूजन में, ये सारी चीजें भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री है जो कि पढ़नी पड़ेंगी। एग्जैक्ट सिलेबस ऐसे नहीं दिया गया है कि बिल्कुल आपको थाली में परोस दिया गया है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखनी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ। स्कूल में मेंटल हेल्थ, ये एक नया कंसेप्ट है, आपको बता दूं। देखो आपको सबको पता होगा दिल्ली में ना EVGC की पोस्ट है कुछ, यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पार्ट है बेसिकली ये, है ना। तो स्कूल में मेंटल हेल्थ कैसे आपको करनी है, प्रॉपर एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटेड इंटरवेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट स्टाफ। तो ये बेसिकली आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पार्ट है, तो ये भी आपको BEd की बुक से मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स, कि स्कूल और कम्युनिटी दोनों हमारे लिए लर्निंग रिसोर्स के रूप में कैसे काम कर सकते हैं, उसके बारे में है। उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और लीडरशिप कैसे करनी है, बेसिकली उसके बारे में है। कि अगर आप एज लीडर स्कूल में हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए तो आप एज लीडर ही हैं,
तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कैसे बनना है, जो आप कर रहे हैं उस पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करना, ठीक है। और टीम बिल्ड कैसे करनी है, इनिशिएट कैसे लेना है, कोचिंग कैसे करनी है, मेंटरशिप कैसे करनी है, ये सब कुछ। क्योंकि देखो आजकल जो इन सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें मेंटरशिप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जैसे दिल्ली में एक प्रोग्राम चलता है TDC, ठीक है, टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर, कुछ मेंटर टीचर्स होते हैं, तो इनके क्या रोल्स होते हैं उन सब चीजों के बारे में है। पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, कितने तरह की स्कूल लीडरशिप होती है, फिर इन तीनों को डिफाइन करना। विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान आपको पता है, इसमें SMC मेंबर्स भी हेल्प करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत SMC के बारे में भी। तो एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, तो वो किस तरह से बनता है, उन सब चीजों के बारे में है। यूजिंग, हाँ ऑफ कोर्स ये जो कुछ नए टॉपिक्स हैं, नए मीन्स ये इंक्लूड किए गए हैं फिर से, क्योंकि ये ना करंट टॉपिक्स हैं, ये चल रहे हैं आपके उसमें। तो जो टॉपिक अभी करंट में है, न्यूज में है, साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंटली मतलब ऐड कर दिए गए हैं इसमें। यूजिंग स्कूल प्रोसेस इन फोरम्स ऑफ स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर कैसे बनाया जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका भी ये सेम जो है BEd का सिलेबस होता है उसमें होता है। एनुअल कैलेंडर कैसे करना है, टाइम टेबलिंग कैसे करनी है, पेरेंट टीचर फोरम्स कैसे स्टैब्लिश करने हैं, स्कूल असेंबली जो है उसमें क्या करना है, टीचर डेवलपमेंट फोरम्स जो है, तो ये सब नया एक पार्ट है उसका, मतलब जो कि अभी प्रोसेस में चल रहा है। उसके बाद क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ कैसे पार्टनरशिप करनी है, ओके। जैसे आजकल क्या होता है ना, कम्युनिटी के लोगों को स्कूल में इनवाइट किया जाता है। जैसे दिल्ली में एक प्रोग्राम चलता है EMC एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिटी को जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है कि आप डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को बुलाएं, स्कूल में विजिट्स कराएं, एक मीटिंग रखें और बच्चों से उनका इंटरेक्शन कराएं। इस तरह से जो इंडस्ट्री, अगर नेबरहुड स्कूल्स हैं, हायर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज, तो ये भी कुछ नए कंसेप्ट हैं जो आजकल ये है ना कि पार्टनरशिप में चले, सारा एजुकेशन सिस्टम जो एक पार्टनरशिप में चले, तो उसके रिगार्डिंग है ये, ओके। ये देखो, ये आपको एक जगह, मैं पहले बता देती हूँ, ये आपको एक जगह किसी भी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको NEP पढ़ना है, इसके लिए NEP 2020 पढ़ना है। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा हमें नेट से सर्च करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो ना ये रिलेटेड जो है चीजें सर्च करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा नया है। मतलब ये वाली चीज तो फिर भी आपको मिल जाएगी BEd में, बट ये थोड़ी सी नई चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा सर्च करने की जरूरत है। एक बुक में मत सोचना है कि मैडम एक दो बुक बता देंगी और हम उसी से पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ओके। अब लास्ट है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में पर्सपेक्टिव, बेसिकली रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। स्कूल क्या क्या रोल होता है, जो हमने शिक्षा के कुछ उद्देश्य बनाए हुए हैं, एम्स बनाए हुए हैं, उसका स्कूल का क्या रोल होता है, बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है स्कूल इसमें। उसके बाद NEP 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया है। तो NEP को तो आपको सारा पढ़ना है, क्योंकि भले इसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको फिर भी NEP का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना है, ठीक है। अब ये मत कहना बहुत बड़ा है, जो भी है अपने नोट्स बनाने हैं, जैसे भी करना है, बट NEP पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ECC एक नया कंसेप्ट आया है। और KVS में जो है अब नर्सरी क्लासेस खुलेंगी, तो आप ये कह सकते हैं कि ECC जो है इस पर क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशन लिटरेसी, FLN मिशन, इसको जो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, इसको FLN बोलते हैं मिशन, ठीक है। इस पर बहुत ट्रेनिंग्स हुई है दीक्षा की भी, तो मैं कोशिश करूंगी इसको मैं खुद टेकअप करूंगी कि टॉपिक आपको कराऊं। फिर करिकुलम एंड पेडागोजी स्कूल्स में कैसे चलती है, हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग कैसे की जाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे स्कूल में सक्सेसफुल हो रही है, जिसमें हम लर्निंग फॉर ऑल का टारगेट देते हैं। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, जो ऊपर जो टॉपिक्स आए थे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सब NEP से लिए गए, तो ये थोड़े से रिपीटेड मोड में है, यहाँ पे फोकस कर दिया है NEP 2020 को, ओके। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, आपको फिर ये अगेन ये आपको BEd की बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है, मेनली वहां से मिल जाएगा आपको ये। हिस्टोरिकल स्टडिंग द नेशनल पॉलिसी, सो जितनी भी नेशनल पॉलिसीज आई हैं उनको डीपली स्टडी करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स को, कि वो क्या क्या कह रही हैं। उसके बाद स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट, ठीक है। स्कूल करिकुलम के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, लर्निंग एंड नॉलेज का क्या है, नॉलेज की थ्योरी जो है कौन कौन सी है, इसमें आपकी फिलोसफिकल थ्योरीज भी आ जाएंगी, करिकुलर एरियाज कौन कौन से हैं, स्कूल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, फिर वहां पे पेडागोजी और असेसमेंट कैसे करना है हर एक स्कूल स्टेज के ऊपर, ठीक है, तो उसके बारे में है। तो दिस वाज योर होल सिलेबस। और इसमें कुछ क्योंकि ये पूरा एक चीज जो है थोड़ी सी नई नहीं है, बेसिकली ये तो पूरा नया है, लेकिन ये नेशनल पॉलिसीज पुरानी है, बस इन्होंने इस पर फोकस कर दिया। अब एक चीज और है कि जो मार्किंग स्कीम है वो पर सेक्शन जो है वो डिफाइन कर दी गई है।
जैसे देखिए कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ इसकी सीडीपी को उठाकर दे तो इन्होंने दिया हुआ है कि आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, आपके 15 यहाँ से, 10 यहाँ से। तो यानी कि ये 2 सेक्शन जो है आपके अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एंड टीचिंग लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इधर से ही आएंगे, उसके बाद 10 नंबर के यहाँ से आएंगे। तो अब हमें इस स्ट्रैटेजी के साथ चलना है कि हमें इनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि हम अपना सिलेबस भी पूरा कवर कर लें, साथ ही साथ जो है हम इन टॉपिक्स को भी अच्छे से रीड करके जाए, ताकि हमारे 15 क्वेश्चन या जितने भी अलग अलग है, खैर टारगेट तो 60 का होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। फिर भी 55 प्लस का आप टारगेट रखिए कि आपके अगर लमसम मिला के 4-5 क्वेश्चन ही गलत तो आप बाकी सब सही करके आए, ठीक है। वो तो देखते हैं अभी कितना क्या पेपर आता है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, बट इसलिए हमारा टारगेट रहेगा। ओके, तो आई होप कि साइकोलॉजी का सिलेबस आपको समझ में आया होगा, सीडीपी का सिलेबस जो भी कह लीजिए आप। तो इसके बाद जो है अगली वीडियोज में मैं आपकी टीचिंग वीडियोज ही लेकर आऊंगी। कोशिश यही है कि जैसे मुझे टाइम मिले मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। एंड अब क्योंकि फॉर्म आ गए हैं तो मोटिवेशन आपके पास है, तो अपनी पढ़ाई जारी कर दीजिए। थैंक यू।